प्रिय विद्यार्थियों, हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं और कल जहां हमने विशेषताओं को छोड़ा था उससे आगे अगली विशेषता आज समाजवादी राज्य। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समाजवाद होता क्या है, अर्थात समाजवाद का क्या अर्थ है। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। उत्पादन के साधन वे होते हैं जिनके संयुक्त प्रतिफल से किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। हालांकि वर्तमान में छठा साधन भी इसमें शामिल कर लिया गया, तकनीक को। तो भारत में देश का विकास करने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया कि कुछ क्षेत्र ऐसे होने चाहिए जो केवल और केवल सरकार के नियंत्रण में हों, और वो तभी संभव था जब हम अपने यहाँ समाजवादी राज्य को अपनाते। भारत के मूल संविधान वो संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, उसमें समाजवाद सब शामिल नहीं था। बाद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक 1976 के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि समाजवाद क्या है तो आप सीधे सीधे उत्तर देंगे, वह व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। अगली विशेषता, पंथ निरपेक्षता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात भारत का प्रत्येक नागरिक ये स्वतंत्र है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको मान सकता है, उसकी उपासना कर सकता है। यहाँ भी हम देखेंगे पंथ निरपेक्षता का अर्थ। इसका अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य अपनी तरफ से किसी भी धर्म को राज्य की प्रश्रय नहीं देगा तथा किसी भी नागरिक को किसी धर्म विशेष को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ये पंथ निरपेक्षता शब्द भी भारत के मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसको भी बाद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। अब भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को मानने, अपनाने, प्रचार प्रसार करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। सरकार उसको किसी भी प्रकार से धार्मिक मामले में बाध्य नहीं कर सकती है। डायरेक्ट अगर आपसे पूछे कि पंथ निरपेक्षता क्या है तो इसका उत्तर देंगे कि वह व्यवस्था जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है तथा राज्य अपनी तरफ से किसी धर्म विशेष को प्रश्रय या आश्रय या सहारा या सहायता नहीं देता है तथा प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है या किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे वयस्क मताधिकार। कई बार इसका एक सीधा ही प्रश्न पूछ लेते हैं कि वयस्क मताधिकार क्या है। तो वयस्क मताधिकार क्या है, इसका उत्तर आप देंगे कि एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद, जो संविधान में उल्लेखित होती है वो निर्धारित आयु प्राप्त करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, भाषा, लिंग, संप्रदाय आदि के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए हुए सबको समान रूप से मत देने का अधिकार, ये कहलाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये भी भारत के संविधान में नागरिकों को दिया गया है और यहाँ मैंने लिखा भी है कि भारत के संविधान में प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार दिया गया है। और वो वयस्कता की आयु क्या होगी ये समय समय पर निर्धारित की जाती है। जब भारत का संविधान बना था प्रारंभ में, तो भारत में मतदान के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी वो 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। उसके बाद सरकारों को ऐसा लगा कि भारत में वयस्कता की आयु 21 थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने 61वें संविधान संशोधन विधेयक लिखा। मैंने 61वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा वयस्क मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में भारत में नागरिकों को मत देने की जो न्यूनतम आयु निर्धारित है वो 18 वर्ष है। ये वयस्क मताधिकार, ये विशेषताएं हमने आज पढ़ी, बाकी कल पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, मैं आपको याद दिला दूं कि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस है और चूँकि इनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में
मनाते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसको आप अपनी नोटबुक में उतार लें।